ये कहानी है एक मिलियनेयर और उसके 3 बिगड़ी हुई औलादों की। पुलिस मिलियनेयर फ्रांसिस बार्टेक अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को बढ़ाने फ्रांस आते हैं। अब वे अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ मोनाको में रहते हैं। उनके लड़कों का नाम फिलिप और एलेक्जेंड्रे है और लड़की का नाम स्टेला है। ये तीनों के तीन निहायती निकम्मे होते हैं। कोई भी कुछ काम नहीं करता। ये अपने पिता के पैसों पर जीते हैं। एलेक्जेंड्रे अपनी क्लासेस छोड़ देता है ताकि वह अपनी अय्याशी कंटिन्यू कर सके। स्टेला सारा दिन खरीदी में बिताती है। फिलिप अपने पिता की कंपनी में एक से एक डम प्रोजेक्ट आइडिया लेकर आता है। तीनों बच्चे अपने नौकर और कर्मचारियों से बदतमीजी से पेश आते हैं। एक सुबह फिलिप अपने पिता के ऑफिस बहुत ही बेहुदा आइडिया लेकर आता है, जिससे फ्रांसिस को बेहद ही गुस्सा आता है। फ्रांसिस उनकी बीवी की मौत के बाद से अपने बच्चों को डांटना बंद कर चुके हैं। तभी फ्रांसिस के सहयोगी और करीबी दोस्त फ्रेशू उन पर हंसते हैं। फिलिप वहां से निकल जाता है कंपनी का पैकेज डिलीवर करने के लिए। फ्रेशियो फ्रांसिस को डांटते हुए कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है और इसके लिए अपनी बीवी की मौत का बहाना बनाने को काफ़ी नहीं समझते। 15 साल गुजर चुके हैं और अब उनके बच्चे अडल्ट हैं। इसी बीच बार्टेक के मेंशन पर स्टेला की बर्थडे की पार्टी शुरू हो चुकी है, जहां पर उसका अर्जेंटीनियाई बॉयफ्रेंड जॉन कार्लोस लोगों को अपने देश की कहानियां सुनाता है और स्टेला को प्यार जताता है। लेकिन स्टेला पार्टी में जूस की कमी से इरिटेटेड होकर किचन सर्विस को डांटने लगती है। तभी उसको मैथायस टोकता है और उनके बीच बहस होती है। फ्रांसिस पार्टी ज्वाइन करने से पहले कुछ वक्त अपने मेंशन के ऑफिस में बिताते हैं। वह अपनी बीवी की पोर्ट्रेट को देखकर पूछते हैं कि उनसे कहाँ कमी रह गई। वहाँ पर हाउसकीपर मार्गरीट आ जाती है और कहती है, सर आप डिप्रेस्ड हैं। बाहर कुछ तेज शोरगुल सुनकर फ्रांसिस बाहर आ जाते हैं। पाते हैं कि जॉन कार्लोस गोल्फ बॉल से शैंपेन की महंगी महंगी बोतलें उड़ रहा है। कार्लोस बोतलें खोलने में असफल रहता है, लेकिन इसका जिम्मेदार वह वेटर को ठहराता है। वह वेटर को डांटता है क्योंकि वह बोतल हिला रहा था। फ्रांसिस स्टेला और उसके बॉयफ्रेंड को ऑफिस में बुलाते हैं। फ्रांसिस अपनी बेटी को बताते हैं वो जॉन को नापसंद करते हैं और जॉन उसके पैसे इस्तेमाल करना चाहता है। तभी स्टेला अपने पिता से कहती है वो उनकी परमिशन लेने नहीं आई है। इतना कहकर दोनों पार्टी में लौट जाते हैं और अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। फ्रेशियो फ्रांसिस को कॉल करता है और बताता है कि फिलिप ने पैकेज डिलीवर नहीं किया, उसकी जगह वो एक पार्टी में चला गया। इसकी पुष्टि करने के लिए फ्रेशियो उसकी वीडियो भी सेंड करता है। उसी वक्त एलेक्जेंडर के प्रिंसिपल आग बबूला होकर उसे मारने के लिए उनके घर पर आते हैं, न केवल क्लास छोड़ने के लिए बल्कि उनकी पत्नी के साथ सोने के लिए भी। तभी एलेक्जेंडर सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है। उसके पीछे प्रिंसिपल की दोनों बेटियां भी दिखाई देती हैं, क्योंकि वो उन दोनों के साथ भी सो रहा था। फिर प्रिंसिपल फ्रांसिस से कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि सबके मना करने पर भी मैंने तुम्हारे कहने पर इसे स्कूल में एडमिशन दिया। फिर वो एलेक्जेंडर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। अपने सभी बच्चों की ये हालत देखकर फ्रांसिस को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर फ्रांसिस की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसके बगल में फ्रेशियो बैठा रहता है। तभी उसके बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन वो सब परेशान होने की वजह आपस में बहस करने लगते हैं। तभी बगल में लगा मॉनिटर बताता है कि फ्रांसिस की कंडीशन फिर से ख़राब होने लगी है। ये देखकर फ्रेशियो उन सभी को कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर फ्रांसिस से पूछता है कि क्या उसकी पत्नी ये सब देखकर खुश होती। 2 महीने बाद तीनों भाई बहन घर पहुंचते हैं और बहुत बेताबी से अपने पिता को खोजने लगते हैं, क्योंकि उनके क्रेडिट कार्ड्स और सेलफोन्स बंद कर दिए गए हैं और घर में वाईफाई भी नहीं है। उसी समय पुलिसकर्मियों का एक समूह आता है और उनके घर को घेरना शुरू कर देता है। उनकी कारों को भी जब्त करने लगता है, साथ ही दावा करता है कि उनके पास सर्च वारंट है। अभी फ्रांसिस हाथ में अपनी बंदूक लेकर आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वे उसके पीछे आएँ ताकि वे घर से निकल सकें। वो जब वे सड़क पर पहुँचते हैं तो फ्रांसिस अपनी बंदूक दिखाकर एक चलती हुई गाड़ी को रोक देते हैं। फिर वो लोग उस गाड़ी को लेकर शहर से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही पीछे से फ्रेशियो आता है तो ड्राइवर को उसकी अच्छी एक्टिंग के लिए पैसे दे देता है। मार्सेल जाते समय जहां वे सुरक्षित रहेंगे, फ्रांसिस बताता है कि कंपनी मुश्किल में है। कुछ पैसों की हेर फेर के कारण उन सभी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं और सभी पर धोखाधड़ी का आरोप है। सबसे ज़्यादा शक फ्रेशियो पर है, क्योंकि वह कल से गायब है। फ्रांसिस नहीं चाहता कि जब तक इसका समाधान ना हो तब तक वे इस बारे में किसी से बात करें, इसलिए वह उनके सेलफोन लेकर उन्हें सड़क पर फेंक देता है ताकि वह लोग पकड़े न जाएं। जब वे मार्सेल पहुंचते हैं तो वहां का वातावरण देखकर घबरा जाते हैं और उनकी घृणा तब और भी बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने पिता के पुराने घर में रहना होगा। घर के हालात बहुत जर्जर हैं, कई लाइट बल्ब काम नहीं करते और उन्हें बिस्तर साझा करना होगा, लेकिन यह अभी के लिए चलेगा। रात के खाने के लिए तली हुई रोटी खाते समय फ्रांसिस अपने बच्चों को बताता है उन्हें अपने लिए नौकरियां ढूंढनी होंगी ताकि उन्हें कल का खाना मिल सके। अगले दिन फ्रांसिस उन्हें सुबह 6 बजे जगाता है ताकि वे नौकरियां ढूंढ सकें।
और वो घर में रहकर घर की मरम्मत कर सके, क्योंकि यदि वह खुद घर से बाहर गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। क्योंकि फ्रांसिस ने अब तक अपने बच्चों को पाला है और अब उनकी बारी है। घर से बाहर निकलना काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो पानी आता है वह गंदा है और टॉयलेट सिंक के साइड में है जिसमें गेट भी नहीं है। स्टेला पर्स से परफ्यूम निकाल कर लगा लेती है। एलेक्जेंड्री अपनी किस्मत आजमाने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहाँ वो अपने कोवर्कर्स का लंच चुराता है। कोवर्कर उसे बाहर निकाल देते हैं। स्टेला अनजान आदमी से फ़ोन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है। बताती है कि वह अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर है। फिलिप अपने दोस्त से मिलने जाता है और पैसे मांगता है। उसका दोस्त उसे जलील करता है और लौटा देता है। एलेक्जेंडर और फिलिप खाली हाथ घर लौटते हैं, लेकिन स्टेला अपने साथ कुछ महंगे कपड़ों के बैग लाती है जिसने उसे फिलिप की घड़ी बेचकर खरीदा है। तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिलिप स्टेला के नए कपड़ों पर साबुन डाल देता है। तभी वहाँ मार्गरीट और मथायस आ जाते हैं। स्टेला बताती है उसने दोनों को कॉल करके बुलाया है। मार्गरीट उनके लिए कुछ कपड़े लाती है और मथायस स्टेला से रेस्टोरेंट का जॉब इंटरव्यू देने को कहता है। फ्रांसिस मार्गरीट को घर से लौटा देता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो इनकी कंडीशन को किसी से नहीं बताएगी। अगले दिन स्टेला वेट्रेस का ट्रायल देने रेस्टोरेंट जाती है। स्टार्टिंग में उससे ट्रे बैलेंस नहीं होती, वो इनको गिराती रहती है। फिर वो बर्तन धोने को भी राज़ी हो जाती है। बहुत सारे कस्टमर ऑर्डर उसे कंफ्यूज करते हैं। वो चिड़चिड़ी हो जाती है। फिलिप जॉब एजेंसी गया है और बिना कोई एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के सीनियर मैनेजमेंट की जॉब, हाई सैलरी और कंपनी कार मांगने लगता है। क्लर्क उसे बाइक टैक्सी ड्राइवर की जॉब देती है। ज़्यादा वजन होने के कारण उसे ये जॉब ही नहीं होती। मेलिक राइवल ड्राइवर उसके सारे कस्टमर ले जाता है। फेरुशियो फ्रांसिस से मिलने आते हैं। उसके लिए वाइन और लॉबस्टर लाते हैं। फेरुशियो फ्रांसिस से पूछते हैं कि वो केवल ये अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं। घर से शोर सुनकर दोनों घर की ओर आ जाते हैं। वे पाते हैं कि एलेक्जेंडर पूरे दिन से सो रहा है। फ्रांसिस फेरुशियो को जल्दी से वापस भेज देते हैं और डिशेस धोने लगते हैं। शाम को फिलिप और स्टेला कुछ पैसों के साथ लौटते हैं, जिसको फ्रांसिस खाने और घर की मरम्मत के लिए रख लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है एलेक्जेंडर केवल सो रहा था, वे गुस्सा होते हैं और उसे खाना नहीं देते। एलेक्जेंडर नेचुरल फ्रूट्स ढूंढने को बाहर निकल जाता है। अगले ही दिन बीमार पड़ जाता है। फ्रांसिस एलेक्जेंड्री को अपना शेयर देने की बात करते हैं अगर वो घर की मरम्मत में उनकी मदद करे। एलेक्जेंड्री अपने पिता से पूछता है उन्होंने ये घर क्यों नहीं बेचा। उसके पिता उसकी ओर देखते हैं और थोड़ा हंसते हैं। रेस्टोरेंट में स्टेला का झगड़ा क्लाइंट से हो जाता है। क्लाइंट को खाना पसंद नहीं आता। वो स्टेला से बहुत रूड पेश आता है। स्टेला दुखी होकर किचन में आती है और जॉब छोड़ने की सोचती है। मथायस उसे समझाता है कि वह भी अपने वेटर्स के साथ बदतमीजी से पेश आती थी, तो वह भी अब इस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे। स्टेला की आंखें भर आती हैं और वह सबसे अच्छे से पेश आने का डिसीजन लेती है। फिर मथायस उसे बताता है कि वो रूड कस्टमर्स के साथ क्या करते हैं। कुक उनके खाने में थूक देता है। इसके बाद स्टेला बहुत मेहनत से काम शुरू कर देती है। पोछा भी मारती है और बर्तन भी धोती है। शाम के खाने के बाद तीनों की बहस फिर से शुरू हो जाती है कि बर्तन कौन धोएगा। फिलिप सबको बताता है कि स्टेला को एक मानसिक बीमारी है जो ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ी है। फ्रांसिस इस बीमारी की खबर से शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यह सुनकर तीनों बच्चे फ्रांसिस को बताते हैं कि कैसे वो एक गैर जिम्मेदार पिता हैं और वे काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ समय भी नहीं निकाल पाते। स्टेला 1 साल तक उल्टियाँ करती थी जब वह अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही थी। एलेक्जेंड्री ने पूरी रात जेल में बिताई है जब वो गांजे के साथ पकड़ा गया था। फिलिप जब 2 हफ्ते हॉस्पिटल में था अपने पेट की झिल्ली के रोग के इलाज के लिए, उसके पिता कभी उससे मिलने नहीं आए क्योंकि वे बिजी थे और अपनी बिजनेस ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनकी माँ जिंदा होती तो उनके लिए हमेशा उपस्थित रहती। फ्रांसिस काफ़ी असहाय महसूस करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगले दिन फिलिप डायरेक्टली मेलिक से बात करने के लिए जाता है। उनमें गर्मा गर्मी बढ़ने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ चीज़ों में उनके इंटरेस्ट सेम है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलेक्जेंड्री भी घर की मरम्मत के लिए मेहनत करता है। ये फ्रांसिस को बहुत पसंद आता है। एलेक्जेंड्री बताता है कि एक बार उसने वेस्ट पाइप के पानी को प्रिंसिपल के शावर के साथ जोड़ दिया था। ये करने के लिए उसने 2 महीने प्लम्बिंग सीखी थी। जॉन कार्लोस मोनाको में स्टेला की बेस्ट फ्रेंड के साथ मज़े कर रहा था, जिसने उसको स्टेला की फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की अफवाहों के बारे में बताया। कार्लोस को यह सुनकर कुछ संदेहजनक लगा क्योंकि उसने फेरुशियो को 2 दिन पहले कंट्री क्लब में देखा था। उसने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। फ्रांसिस अपने बच्चों से माफ़ी मांगते हैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के लिए। फ्रांसिस अब अपने बच्चों पर गर्व करते हैं। सब साथ में पुरानी यादें ताज़ा करते हुए शाम बिताते हैं। अब तीनों बच्चे अपने नए काम के आदी हो चुके हैं। एलेक्जेंड्री घर के अंदर के काम करता है। स्टेला अपने साथियों के साथ काम करने में मज़ा आने लगा है। मेलिक फिलिप को ड्राइविंग की टेक्निक सिखाता है।
रिशियो फ्रांसिस को कॉल करता है और कहता है कि अब उन्हें ये नाटक खत्म करना पड़ेगा क्योंकि कार्लोस उन पर आँख झाँक कर रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार्लोस फ्रांसिस के घर पर आता है। वो फ्रांसिस को उसके नाटक की पोल खोलने की धमकी देता है। फ्रांसिस उससे पूछता है, तुमको कितना पैसा चाहिए हमारी फैमिली को अकेला छोड़ने के लिए। इतने में स्टेला और उसके भाई आ जाते हैं। कार्लोस बताता है उसने अपने अर्जेंटीना की प्रॉपर्टी बेचकर फ्रांसिस की फैमिली का कर्जा चुका दिया है। अब वे अपने मेंशन में लौट सकते हैं। फ्रांसिस सच्चाई बाहर ना आ जाए इसके डर से कार्लोस की हाँ में हाँ मिला देता है। जब वे मोनाको लौट रहे होते हैं, कार्लोस स्टेला को शादी के लिए पूछता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर फ्रांसिस मार्गरेट को बताते हैं कि वो कितने परेशान हैं कि उनकी लड़की एक गलत आदमी के साथ शादी करना चाहती है। मार्गरेट फ्रांसिस से कहती हैं अब उन्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। रूशियो भी फ्रांसिस को यही सलाह देता है। फ्रांसिस अपने बच्चों से बात करने का मन बना लेते हैं। कार्लोस जानता है फ्रांसिस स्टेला को कभी भी सच्चाई बता सकते हैं, इसलिए वो स्टेला को शादी के लिए ले जाता है। फ्रांसिस स्टेला को फ़ोन करते हैं लेकिन कार्लोस पिक कर लेता है और फ्रांसिस से अच्छे से बात होने का नाटक करता है, जबकि फ्रांसिस उसको डांट रहे थे। कार्लोस स्टेला को बताता है कि उसके पिता ने उसे मंजूरी दे दी है। फ्रांसिस अपने दोनों बेटों को लेकर स्टेला की शादी रोकने के लिए जाता है। जब शादी की सेरेमनी स्टार्ट होती है तो स्टेला को पता चलता है कि कार्लोस का असली नाम केविन लियोपोल्ट्रे है। कार्लोस स्टेला को कहानी सुनाता है उसके पिता रेफ्यूजी होने के कारण उसे नाम चेंज करना पड़ा। इतने में स्टेला की फैमिली वहां पहुंच जाती है और शादी रोक देती है। फ्रांसिस स्टेला को सारी सच्चाई बता देते हैं कि वे कभी कोई कर्जे में नहीं थे और कार्लोस ने उनका कोई कर्जा नहीं चुकाया। ये नाटक उन्होंने अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए किया था। कार्लोस केवल स्टेला का पैसा चाहता है। स्टेला कार्लोस को उसके किए के लिए एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रूम से तीनों बच्चे निकल जाते हैं। सभी अपने पिता से बहुत गुस्सा होते हैं और उनसे बात भी नहीं करना चाहते। 9 महीनों तक कोई फ्रांसिस की खबर भी नहीं लेता। एक दिन फ्रेशियो फ्रांसिस को ज़बरदस्ती अपने पुराने घर ले जाता है। पुराने घर में तीनों बच्चे अच्छे से रह रहे हैं। आज स्टेला का बर्थडे है। फ्रांसिस के आने से उनका मूड खराब हो जाता है। ये देखकर फ्रांसिस बहुत दुखी होते हैं और स्टेला को फूल देते हैं। एक आखिरी बार माफ़ी मांगना चाहते हैं जाने से पहले। बच्चों को उनके पिता को माफ़ी मांगते हुए देखकर बहुत बुरा लगता है। वे फ्रांसिस को माफ़ कर देते हैं और वापस बुला लेते हैं। अब वे सब एक फैमिली की तरह स्टेला का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।